Hello everyone, welcome back to the classroom of SST, and today we are going to start the topic part 2 of the Indian Constitution from the civics. As you all know that your SST is divided into three categories: history, geography and civics, and we are studying civics. In previous video I told you about the constitution and why constitution is necessary in a country. Here I am giving you a recap also. A set of rules and principles in written form which is acceptable by all the people of country to govern and follow is called a constitution. A democratic country needs a constitution because it tells the nature of government. It creates a bond between the people and the government. It provides us rights. It protects us as a guardian. It controls the misuse of power. Dictatorship is a form of government in which all powers are vested in the hand of a single person. People do not choose their representatives here. Democracy is a form of government in which all powers are vested in the hand of all the people of country. People choose their representatives through voting at regular intervals. This we studied in the previous video. If you want to know more about it, then you should go through the part 1 of this chapter. You will be getting the full knowledge of that. Next, moving towards the next topic, here I am telling you some important things about the Indian Constitution. Like, the Indian Constitution was implemented on 26 January in 1950 in India. Our Constitution earlier in India there was no Constitution क्योंकि हमारा देश बहुत टाइम पीरियड से ब्रिटिशर्स के कॉलोनियल रूल में था. दैट इज़ वाई हमारी कंट्री में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था. देयर वर नो रूल्स एंड रेगुलेशंस इन इंडिया के खुद के अपने कोई रूल्स और रेगुलेशंस उस टाइम पीरियड में नहीं थे. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट बिफोर द टाइम पीरियड ऑफ ब्रिटिश, अगर हम ब्रिटिश से भी पहले की बात कर लें तो एट दैट टाइम द रूल ऑफ किंग्स एंड क्वीन वर गोइंग ऑन. उस समय पर हमारे देश में राजा और रानी का राज चला करता था. तो उस टाइम पीरियड में हर राजा के अपने अपने नियम और कायदे हुआ करते थे. पर्टिकुलरली इन एवरी स्टेट, हर स्टेट में अलग अलग होते थे. जिस भी तरीके के हमारे स्टेट के उस टाइम में डिवाइडेशन थे उसके अकॉर्डिंगली होते थे. बट ऑल ओवर द कंट्री में, पूरी इंडिया में यूनिफॉर्मिटी के साथ एक ही रूल को अप्लाई नहीं किया जाता था. वेरियस किंग्स वर हैविंग वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस. सो दिस वन इज़ द वेरी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. और जब से ये बना है, वी पीपल आर सो लकी. इट वॉज मेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल एंड द पीपल हु मेड दैम दे वर सो विजनरी. उनकी सोच, उनके थॉट्स इतने अच्छे और इतनी दूर के थे कि टुडे 72 years has passed of our freedom and today also we are following our Indian Constitution. So this is really commendable work. बहुत ही अप्रिशिएटिंग वर्क है जिन लोगों ने भी, सब लोगों ने मिलकर ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था. देन इट इज़ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. हमारी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है. नेक्स्ट वन, इट वॉज रिटन बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने लिखा था. दैट इज़ वाई his name came very fast. But in the making of constitution, इस पूरे constitution को frame करने में बहुत सारे लोगों का contribution है. So many people were added. There were a huge group. बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स थे जिन्होंने इस पे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में अम्बेडकर जी की हेल्प की थी. एंड द वेरी फर्स्ट इनिशिएटिव वाज टेकन बाय द मोतीलाल नेहरू. सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो आइडिया था वो
जवाहरलाल नेहरू के फादर मिस्टर मोतीलाल नेहरू जी ने दिया था। व्हेन द पीपल वर फाइटिंग टू मेक आवर कंट्री फ्री, जहाँ एक तरफ लोग हमारे देश को आज़ाद करने के लिए लड़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हमारी कंट्री के एजुकेटेड पर्सन्स जो इस चीज़ को समझते थे, जो बहुत ज़्यादा समझदार थे, वो ये सोचते थे कि फ्री कराने के बाद भी हम अपनी कंट्री में क्या करेंगे। सो दे टुक द इनिशिएटिव एंड क्रिएट दिस। उन्होंने इसकी मीटिंग्स ली, उन्होंने बहुत लोगों को इसका आइडिया के बारे में बताया एंड सेड कि हमारी कंट्री को हम फ्री तो करना चाहते हैं बट साथ साथ वी शुड मेक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री टू, क्योंकि बिना कॉन्स्टिट्यूशन के कंट्री को फ्री करने के बाद हम उसको रन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी कंट्री में इससे पहले कभी भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। सो पीपल आर नॉट नोइंग एनी ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स। जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस हमारी कंट्री में चलते थे, दे वर फ्रॉम द ब्रिटिश कंपनी ओनली। वो उनके कॉन्स्टिट्यूशन के, उनके यहाँ के रूल्स थे जो वो लोग हमारी कंट्री में फॉलो किया करते थे। देन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द फर्स्ट पेज जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है। सी स्टूडेंट, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक रिटन फॉर्मेट है हमारे रूल्स और रेगुलेशंस का, एंड इट इज़ जस्ट लाइक अ बुक। ये बिल्कुल एक किताब की तरह है। एंड द वेरी फर्स्ट पेज ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को ओपन करेंगे तो जिसमें सबसे पहला पेज ओपन होगा, दैट इज़ कॉल्ड द इंट्रोडक्टरी पेज, जो कि आपकी बुक में भी गिवन होता है। वेन एवर यू ओपन योर बुक, वन इंट्रोडक्शन इज़ गिवन ओवर देयर। उसमें लिखा होता है दैट बुक कंटेन्स विच काइंड ऑफ मैटर एंड कंटेंट इन इटसेल्फ। ऐसे ही जब हम कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज देखते हैं तो देयर इज़ अ इंट्रोडक्टरी पेज विच इज़ कॉल्ड प्रीएम्बल। हर कॉन्स्टिट्यूशन की बिगनिंग में एक इंट्रोडक्टरी पेज होता है एंड दैट पेज इज़ कॉल्ड दी प्रीएम्बल। सिर्फ इंडिया का ही नहीं, चाहे वो किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन हो, उसका फर्स्ट पेज जो है वो प्रीएम्बल होता है, और उस प्रीएम्बल को पढ़ते ही पता चल जाता है कि वेदर अ कंट्री इज़ अ डेमोक्रेटिक और अ डिक्टेटरशिप। नेक्स्ट, आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ 448 आर्टिकल्स। आर्टिकल्स मीन्स रूल्स, रेगुलेशंस, जो लॉ हैं। टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 448 आर्टिकल्स रिटन फॉर्मेट में है, एंड दीज 404 आर्टिकल्स आर हैविंग देयर सब आर्टिकल्स ऑल्सो, लाइक 400। जैसे हम 1 से स्टार्ट करें तो 1 का पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, इस तरीके से भी हैं। सो दैट इज़ वाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी लेंथी एंड ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 25 पार्ट्स। 25 पार्ट्स हैं, मतलब कि हर पार्ट में अलग अलग वर्किंग के बारे में लिखा हुआ है। जैसे सपोज द वेरी फर्स्ट पार्ट इज़ गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अबाउट द फंडामेंटल राइट। सबसे पहले जो हमारा पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है वो फंडामेंटल राइट्स का दिया हुआ है, और वो फंडामेंटल राइट्स में बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं जो डिफ़ाइन करते हैं व्हाट इज़ द फंडामेंटल राइट एग्जैक्टली क्या है। देन there are 104 amendments. Amendment means our constitution was made up before 72 years. 70 साल पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। 72 years ago हमारी कंट्री में कुछ और कंडीशंस थी। Now our country is having the different conditions. We are developed. So many changes are there. बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आ चुका है अब हमारे देश में। तो उन्हीं चीज़ों को, बदलाव को देखते हुए हमें कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ रूल्स रेगुलेशंस में भी चेंजेस करने पड़ते हैं। दिस चेंज इज़ कॉल्ड द अमेंडमेंट। किसी भी पुराने रूल को चेंज करना, दैट इज़ कॉल्ड द अमेंडमेंट। तो इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज़ अ सेपरेट सेक्शन ऑफ अमेंडमेंट। अलग से एक अमेंडमेंट का सेक्शन दे रखा है, और जिस भी रूल को गवर्नमेंट जो है वो चेंज करती है उसमें वो नोट डाउन किया जाता है कि ये रूल जो है वो बदल कर चेंज करके उसमें क्या चेंजेस किए गए हैं, और डेट एंड एवरीथिंग इज़ रिटन ओवर देयर। वो सब कुछ उसमें नोटिफाई किया जाता है।
तो दीज आर दी वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग्स अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आपको पता होनी चाहिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एवरी इंडियन मस्ट नो इट। आई थिंक सभी को इन चीज़ों के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट वन है द की फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ वी विल स्टडी की फीचर्स मीन्स इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेस है, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स हैं, उन 22 पार्ट्स वो सभी मेजर हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। उनमें से ही हम कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं विच आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस एंड फॉर द कंट्री टू। दोज फीचर्स आर फेडरलिज्म, parliamentary form of government, separation of power, fundamental rights, and secularism. In your book and in your standard only these features are given. Otherwise, Indian constitution at least having 20 key features. Mainly preamble is having the 10 features and the other features are given the inside. हमारे preamble में भी 10 to 12 features जो हैं वो given है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट आपकी क्लास के अकॉर्डिंग अभी 5 फीचर्स ही गिवन है। इन योर फर्दर क्लासेस यू विल स्टडी अबाउट द मोर फीचर्स। आप कॉन्स्टिट्यूशन के और फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फेडरलिज्म ओनली। व्हाट इज़ फेडरलिज्म? फेडरलिज्म क्या है? दिस रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। फेडरलिज्म का मीन्स है कि एक कंट्री में एक गवर्नमेंट से ज़्यादा लेबल्स होने चाहिए। हमारी कंट्री में मोर देन वन लेबल है। हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो कैसे वर्क करती है? लोकल गवर्नमेंट, उससे बड़ी होती है स्टेट गवर्नमेंट, and then the highest one is the union government. Our country is a very huge country. It is not possible कि एक सिंगल पर्सन जो प्रेसिडेंट हैं हमारे कंट्री के या जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारी कंट्री के, वो पूरी कंट्री को रन कर लें। पॉसिबल ही नहीं है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल एट एनी हाउ। अ सिंगल पर्सन कैन नॉट रन अ सच ह्यूज कंट्री। हमारी कंट्री की तो पॉपुलेशन ही इतनी ज़्यादा है। दैट इज़ वाई वॉट इज़ डिसाइडेड, ये डिसाइड किया गया कि देयर शुड बी डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स। इससे क्या होगा? वर्क अच्छा हो जाएगा एंड देन पावर्स, लोगों के पास जो पावर होगी वो भी डिवाइड हो जाएगी। इससे वो अपनी पावर्स का मिसयूज़ नहीं कर पाएंगे। सी, आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल ऑफ योर स्कूल। लाइक इन योर स्कूल, in your classes, every class has the teacher, है ना? क्लास टीचर्स होते हैं सभी के। then those under those class teachers the students guides and get the guidance and learn the things and disciplined manners। और अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो they go to the class teacher only। then the class teacher go to the head person in the school। स्कूल में जो कोई भी उनके ऊपर का हेड होता है, देयर आर दी वेरियस कैटेगरीज फॉर दैट, बहुत सारी पोस्ट होती हैं उसमें। तो जो कोई भी हेड होता है दे कंप्लेंट टू डेम, दैट हेड गोज़ टू दी वाइस प्रिंसिपल। अगर वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट है तो, अगर वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट नहीं है तो वो सीधा जाके प्रिंसिपल को कंप्लेंट करेगा, उनको बताएगा कि हमारी क्लास में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। वाइस प्रिंसिपल विल सी द सोल्यूशन। अब इसमें हमारे लेबल्स हैं, अगर क्लास टीचर के कंट्रोल में वो बात होती है तो दे विल गिव द सोल्यूशन टू यू एज़ पर एट देयर ओन लेवल। वो अपने लेवल पे आपको सोल्यूशन दे देंगे। लेकिन अगर कोई बहुत ही सीरियस मैटर होता है तो वो मैटर जो है वो क्लास टीचर भी हैंडल नहीं कर पाता, फिर वो क्या करते हैं, प्रिंसिपल से कंप्लेंट करते हैं। दैन द प्रिंसिपल लुक आफ्टर द थिंग्स एंड गिव्स द सजेशन कि क्या करना है। अगर प्रिंसिपल से भी वो चीज़ डील नहीं हो रही है तो देन वी गो टू द मैनेजर, एंड मैनेजर से डायरेक्टर और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। इस तरीके से एक स्कूल की वर्किंग चलती है।
है ना, करेक्ट। क्यों इतने सारे लेबल्स क्यों बनाए हैं? सो दैट अ स्कूल कैन रन इन अ प्रॉपर वे, डिसिप्लिन, रूल्स एंड रेगुलेशन must be followed by the student. In the same way, federalism is adopted in our country so that all the people of the country gets all the rights. No one can exploit them, no one can harm them, और उनकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन उनको मिले, इसलिए ये डिफरेंट लेवल की गवर्नमेंट्स हमारी कंट्री में बनाई गई हैं। तो लोकल गवर्नमेंट मीन्स हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है, हम लोगों को अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम होती है तो व्हाट इज़ द लोकल गवर्नमेंट हेयर? द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो डीएम होते हैं हमारे यहाँ के, ही लुक आफ्टर द लोकल गवर्नमेंट, वो हमारे यहाँ के लोकल गवर्नमेंट को देखते हैं। देन अगर वहाँ से भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, यू कैन गो टू द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में आपके गवर्नर आते हैं, सीएम आते हैं, इसके अलावा बहुत सारे पर्सन्स होते हैं, उनकी कैबिनेट होती है, द सीनियर वन, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम अपनी बताने के लिए। एंड इफ़ द स्टेट इज़ अनेबल टू डू एनी ऑफ द थिंग, दैन द यूनियन गवर्नमेंट इज़ देयर, जो सारी कंट्री पर अपना होल्ड रखती है, उसके बनाए हुए रूल्स ऑल ओवर कंट्री में फॉलो किए जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स जो रूल बनाती है वो सिर्फ पर्टिकुलरली एक स्टेट के लिए होते हैं, बट द यूनियन गवर्नमेंट मेड द रूल्स दैट इज़ टू बी फॉलोड बाय द होल कंट्री। So in this way, federalism is there in our country and it gives a good result, क्योंकि वर्क को हम जितना डिवाइड करके करते हैं वो उतना ही बेटर वे में होता है। That is why federalism is a very important, one of the important feature of our country. हमारे देश का बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशन का भी और हमारी कंट्री के लिए भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट फीचर इज़ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। Parliamentary form of the government. I told you the government forms two types of major government forms, dictatorship and the democracy. Obviously India is a democratic country, लेकिन democratic countries में भी differences होते हैं। They can be direct democracy और indirect democracy, दो तरीके की democracies होती हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी वेयर नो लीडर, जहाँ पर कोई भी लीडर नहीं होता, ओनली पीपल देमसेल्व्स डिसाइड व्हाट दे हैव टू डू। कुछ लोग मिलकर, कुछ लोग नहीं, पीपल ऑफ द कंट्री, किसी भी कंट्री के लोग मिलकर वोटिंग के थ्रू कोई भी रूल अगर उन्हें अपनी कंट्री में इम्प्लीमेंट करना है तो वो उस रूल के लिए वोटिंग करते हैं। ज़्यादा वोट्स आते हैं तो वो रूल फॉलो होता है, लेस वोट्स आते हैं तो वो रूल फॉलो नहीं होता है। बट द थिंग इज़ कि जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, इट कैन नॉट बी रन इन अ ह्यूज पॉपुलेशन। ये एक बड़ी पॉपुलेटेड कंट्री में फॉलो नहीं किया जा सकता। यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, क्या हम अपनी कंट्री में एक दिन के अंदर पूरी कंट्री के इलेक्शंस करा सकते हैं? नहीं करा सकते। वेन एवर दी इलेक्शंस आर कंडक्टेड, वो कैसे कंडक्ट होते हैं? हर स्टेट के अलग अलग ईयर्स में होते हैं एंड इट डिपेंड्स कि इलेक्शंस किसके हो रहे हैं। दे ऑल हैव दी डिफरेंट डिफरेंट डेट्स। एक स्टेट में एक साथ इलेक्शन नहीं हो पाते, कंट्री में तो पॉसिबल ही नहीं। दैट इज़ वाई वी आर हैविंग द इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसे हम कहते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इनडायरेक्ट मीन्स वेयर द पीपल चूज़ देयर लीडर फॉर देमसेल्व्स, हम अपने लिए अपने बिहाफ पर काम करने के लिए लीडर्स को चूज़ कर लेते हैं, जिससे वो हमारे लिए वर्किंग करते हैं, वही बन जाती है हमारी गवर्नमेंट। इन दिस रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल। इस टाइप की गवर्नमेंट में जो लीडर्स होते हैं वो लोगों के लिए आंसरेबल होते हैं। आंसरेबल मीन्स वट एवर दे आर डूइंग, इफ़ दे आर डूइंग राइट then they have to explain it to the people, and if they are doing anything wrong तो उस रॉन्ग का भी उनको एक्सप्लेनेशन कंट्री को देना होगा। मतलब अगर लोग उनसे पूछेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया, तो दे हैव टू गिव द आंसर, दे मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर वो कुछ भी गलत करते हैं तो लोग उनके अगेंस्ट एक्शन भी ले सकते हैं। दीज आर द मेजर थिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म। And next one is the universal adult franchise is adopted to provide equal right of voting, और
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को अडॉप्ट किया है, जिससे कि सभी लोगों को वोट देने का इक्वल राइट मिला है। अर्लियर व्हाट वाज देयर, ओनली द एजुकेटेड पर्सन गिव्स द वोट। पहले के टाइम में जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में थे, तब जो वोटिंग होती थी वो सिर्फ एजुकेटेड पर्सन्स की होती थी, कि जो लोग पढ़े लिखे हैं बस वही वोटिंग करेंगे। पुअर uneducated females, they were not allowed to give the votes. It was the partial voting, biased voting हुआ करती थी. But when our country gets free and it is written in our constitution that every one of the country will get the right to give the vote, सभी को इक्वल वोट देने का अधिकार दिया जाएगा और वो हमें मिल रहा है. वी आर गेटिंग इट. अब आज के टाइम में अगर हमारे पास वोट देने का राइट है तो दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि वो उसमें लिखा हुआ है. दैट इज़ वाई वी पीपल आर हैविंग द राइट टू गिव वोट. तो द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट शोज़, इससे कोई भी पर्सन जो है एक जगह पर किसी भी स्टेट या कंट्री में कंटिन्यूसली वर्क नहीं कर सकता है. आफ्टर एवरी 5 और 6 ईयर उनकी गवर्नमेंट चेंज हो जाती है एंड इट चेंज शोज़ दैट नो वन इज़ हैविंग द सुप्रीम पावर हेयर. हमारी कंट्री में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, किसी के भी पास में सुप्रीम पावर नहीं है. अगर प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट को भी 6 ईयर बाद चेंज कर दिया जाएगा. तो ही कैन नॉट बी द किंग और क्वीन एनी हाउ. वो हमारे देश का कभी भी राजा और तानाशाह नहीं बन सकता. इसीलिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया गया है, जिससे कि एक रेगुलर टाइम पीरियड पर लीडर्स जो हैं वो चेंज होते रहें. इस चेंज की वजह से किसी के भी पास में फुल पावर नहीं रहती. उनके पास कभी भी पूरी कंट्री का होल्ड अप नहीं आएगा. Thus, that is why it is the most important feature in our constitution and for our country too. Secondly, the next one is the separation of the powers. Another most important feature of our constitution, separation of power. Whenever a person becomes a leader, कोई भी पर्सन जीत गया वोटिंग में और वो लीडर बन गया, CM, PM, प्रेसिडेंट, MLA, MP, होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, कोई भी, वो बनने के बाद दे गॉट सो मैनी पावर्स. उनके पास बहुत सारी पावर आ जाती है. लेकिन उसके बनने के बाद हम उनकी पावर्स को कंट्रोल कैसे करेंगे, क्योंकि अब तो वो बन गए, अब तो वो कोई भी डिसीज़न ले सकते हैं. तो हु इज़ गोइंग टू कंट्रोल दैट? हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो की फीचर है, सेपरेशन ऑफ पावर, दिस इज़ गोइंग टू कंट्रोल देम. इस सेपरेशन ऑफ पावर में यहाँ हर किसी का वर्क डिवाइडेड है. द वर्क इज़ डिवाइडेड एंड द पावर इज़ डिवाइडेड. यहाँ पर जो सबकी पावर्स हैं काम करने की, वो भी डिवाइडेड है इनटू 3 कैटेगरीज. फर्स्ट इज़ द लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर मीन्स द वन हु मेक्स द लॉ. लेजिस्लेचर एक पूरा ग्रुप है इन विच लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, ये 3 मेन ग्रुप्स आते हैं जो तीनों मिलकर किसी लॉ को बनाते हैं. लोकसभा में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, अप्रॉक्सीमेट 550 मेंबर्स. राज्यसभा अप्रॉक्सीमेट हैव्स द 250 मेंबर्स एंड द प्रेसिडेंट इटसेल्फ. जब इतने सारे लोग मिलकर कोई लॉ बनाते हैं तो इसका मतलब कोई भी लॉ गलत नहीं बन सकता एंड कोई भी उस लॉ, किसी से भी ज़बरदस्ती लॉ नहीं बनवा सकता. दैट इज़ वाई. तो इसका मतलब वो जो लीडर्स वहाँ पे बैठे हैं उनके पास अकेले कंट्री में कोई भी लॉ बनाने की पावर नहीं है. वो हमारी कंट्री में अपनी मनमर्जी से कोई भी नियम नहीं बना सकते. सेकेंड वन इज़ दी एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव्स में आते हैं हमारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर्स
और आपकी सारे सिविल सर्विसेज जितने भी हैं, आईएएस पीसीएस ऑफिसर्स एंड गवर्नमेंट जॉब्स वाले पर्सन्स, ये सब एग्जीक्यूटिव्स में आते हैं। इनकी वर्किंग होती है टू इम्प्लीमेंट द लॉ इन द कंट्री। जो लॉ लेजिस्लेचर बनाकर देती है वो उसको कंट्री में इम्प्लीमेंट कराना। ना तो ये खुद लॉ बना सकते हैं और ना ही ये उस लॉ को तोड़ने पर किसी को पनिशमेंट दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। दे जस्ट हैव टू डू द वर्क। सिर्फ एक ही काम करना है उनको, कंट्री में उस लॉ को इम्प्लीमेंट करना है, लोगों को बताना है, सर्वे करना है, अवेयर करना है, सो दैट दे कैन नो कि दीज आर दी रूल्स। और अगर हमने इनको ब्रेक डाउन करा तो पर्सन हमको कैच करके ले जाएंगे एंड देन वी आर गोइंग टू गेट द पनिशमेंट फॉर दैट। एंड द नेक्स्ट वन पार्ट इज़ द जुडिशरी which has the judges, and judges have the authority to give the punishment to the law breakers। जो लॉ हमारी कंट्री में बनाया गया है, इम्प्लीमेंट किया गया है, अगर कोई भी पर्सन उसको फॉलो नहीं करता है तो उस पर्सन को पनिशमेंट देने का राइट सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी के पास है। नन अदर कैन गिव द पनिशमेंट। कोई भी पर्सन जो है वो किसी को भी पनिशमेंट नहीं दे सकता है एक्सेप्ट द जुडिशरी। तो दिस इज़ हाउ द पावर्स आर डिवाइडेड हियर। इस तरीके से यहाँ हर लीडर की, हर पर्सन की पावर और वर्किंग्स जो है वो डिवाइडेड है। दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। सपोज़ लेजिस्लेचर मान लेते हैं अगर वो कोई रूल बना भी देता है सही या गलत, तो जब तक एग्जीक्यूटिव्स उसको फॉलो नहीं कराएगा कंट्री में, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि कंट्री में कौन सा रूल बना है। व्हेन एग्जीक्यूटिव्स आर डूइंग द वर्क, वो कंट्री में रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करा रहे हैं, और अगर वो उस रूल को फॉलो ना कराएं तो वो रूल, कोई भी रूल जो है वो यूज़लेस हो सकता है। एंड इफ़ द जुडिशरी डू नॉट गिव्स द पनिशमेंट, अगर जुडिशरी पनिशमेंट ना दे तो लेजिस्लेचर का बनाया हुआ रूल और कंट्री में एग्जीक्यूट किया गया लॉ दोनों ही यूज़लेस हो गए, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इसीलिए तीनों की वर्किंग्स भी डिवाइडेड हैं और उनकी पावर्स भी डिवाइडेड हैं। वो तीनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं वर्क करने के लिए। जब तक ये तीनों एक साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक कोई भी रूल रेगुलेशन कंट्री में फॉलो नहीं हो सकता। दैट इज़ वाई इट इज़ वन ऑफ द मेजर फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारी पूरी कंट्री की वर्किंग इस सेपरेशन पर डिपेंडेंट है। Next feature is the fundamental rights. Our constitution has given us the power of fundamental right। ये हमारा एक बहुत बड़ी पावर है। These fundamental rights makes our life so luxurious, comfortable, peaceful. So many things we get due to the fundamental rights. These are the basic rights for the people of India। ये क्या है? फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स हैं जो हर इंसान को दिए गए हैं। एवरी सिटीज़न ऑफ द कंट्री इज़ हैविंग द बेसिक फंडामेंटल राइट। दीज राइट्स कैन नॉट बी चेंज और अबॉलिश। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए वो राइट्स हैं जिनको ना कभी बदला जा सकता है, ना ही इनको कभी हटाया जा सकता है। दीज आर अनचेंजेबल। कोई भी इनको नहीं हटा सकता। नीदर द प्राइम मिनिस्टर नॉर द पार्लियामेंट, न लोकसभा, न राज्यसभा, न लेजिस्लेचर, न एग्जीक्यूटिव, न जुडिशरी, कोई भी नहीं। नो वन। These rights provides various things to a person individually. Due to fundamental rights, we people are having so many various things and comforts and luxuries in our life. आप देख सकते हैं whatever today you are having, whether it is roaming, going through here and there, taking education, doing any kind of job, or doing anything at the home, doing any of the religious activity, हम किसी भी तरीके की चीज़ें करते हैं, that is just because of these fundamental rights। अगर ये फंडामेंटल राइट्स नहीं होते तो हमारे पास इतनी फ्रीडम और इतनी अच्छी लाइफ्स बिल्कुल नहीं होती।
दीज राइट्स आर गिवन टू दी एवरी पर्सन ऑफ इंडिया, और ये जो राइट्स हैं ऑल ओवर दी कंट्री, वेदर दे आर द रिच पुअर मेल फीमेल चाइल्ड एडल्ट, कोई भी पर्सन हो सभी के लिए इक्वल हैं। एवरी वन इज़ हैविंग दीज राइट, ऐसा नहीं है कि किसी को मिलेंगे और किसी को नहीं मिलेंगे। फंडामेंटल राइट्स आर फॉर दी एवरी वन। देयर आर 7 fundamental rights now. Earlier in our constitution 6 fundamental rights were there, but as the time passed और जैसे हमें नीट की ज़रूरत हुई तो वी द पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेचर एडेड वन मोर फंडामेंटल राइट इन इट। इसमें एक और राइट को ऐड कर दिया गया है, द राइट टू इक्वलिटी which provides equality to everyone, right to freedom which gives us the freedom to do any of the thing, right against exploitation, किसी भी गलत काम के खिलाफ बोलने के लिए हमको ये फ्रीडम देता है, right to freedom of religion, to follow our religion, to do any kind of religious activity, to change our religion or not to change our religion, not we don't want to follow our religion for any of the thing, we get all these rights due to this fundamental right only। सिर्फ इसकी वजह से हमको ये अधिकार मिला है कि हम अपने रिलीजन को चाहे एक्सेप्ट करें या ना करें, फॉलो करें या ना करें, उससे लिए हमें कोई भी फोर्स नहीं कर सकता। No one can force us। Cultural and educational right, it gives us the right of the education and to promote our culture, like wearing the different types of clothes, eating different type of food, having different languages, praying different goddess, so many things are there, different dance, different songs, different music, many of the things are there। Right to constitutional remedy, if any of the right of the constitution we feel is not correct for us, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, अगर उसमें कोई गलती हमको लगती है तो उसके अगेंस्ट भी हम लोग बोल सकते हैं। We can file the case in the Supreme Court and in High Court against any of the right। And the last one is the right to elementary education for the children below 14 years। Elementary education means 8th क्लास तक की एजुकेशन को एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं, और 14 ईयर्स से नीचे के हमारी कंट्री में जितने भी बच्चे हैं उन सबको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराना अब उनका राइट बन चुका है, फंडामेंटल राइट। अब उनके पेरेंट्स भी उनको इस राइट से नहीं रोक सकते। That is why this right is added, so that every child of our country gets good education and become a good human resource for the country। And the last feature is the secularism here। Secularism, it refers to the religious free state or country। religious free state और country का मतलब हमारे देश में कोई भी state और हमारा कंट्री किसी भी रिलीजन को ऑफिशियली फॉलो नहीं करता। हमारी कंट्री में कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जिसको ये डिक्लेयर किया गया हो कि दिस स्टेट इज़ फॉर द मुस्लिम, फॉर द हिंदूज़, फॉर सिख, फॉर क्रिश्चियन, फॉर जैन और फॉर बुद्ध और पारसीज। सो मैनी रिलीजन्स वी आर हैविंग हेयर, बट देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन इन आवर कंट्री। हमारे देश में कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। इट एम्फसाइज ऑन द इक्वलिटी। सेकुलरिज्म को हमारी कंट्री का की फीचर बनाने का मतलब है ये ब्रदरहुड को प्रमोट करता है, भाईचारे को, दैट नो वन इज़ द हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एंड द अदर रिलीजन, वी ऑल आर जस्ट द Indians here, and every person must have the feel of it that we people are not the Hindu, Muslim, Christians, Sikh, Jain, Parsis, we are the Indians। work like that only, behave like that only, उसी तरीके से काम करें, उसी तरीके से चलें, so our country will become more beautiful। तो main 5 features and the explanation I told you at last। Here I am telling you the conclusion of the chapter, that why we studied this chapter। हमने इस chapter को क्यों पढ़ा है? To understand the importance of constitution of our country। अपनी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पोर्टेंस को समझने के लिए हमने ये चैप्टर को पढ़ा है।
I am explaining you this chapter so that you can learn that कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है. एक टू बी अवेयर अबाउट आवर राइट्स. इस कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने से हम अपने राइट्स के बारे में अवेयरनेस मिलती है. सो मैनी पीपल ऑफ द इन इंडिया आर देयर, दे आर नॉट अवेयर अबाउट देयर राइट्स. Why? Because they have not studied any of the thing about the constitution. They don't know what kind of rights they are having. That is why they are unaware about it. So that is why these chapters are added in your education and in your classes, so that you can learn and you can be aware about your rights, and you can take those rights at the advantages in your life. एंड ऑल्सो टू लर्न अबाउट द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और ये जानने के लिए भी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, किसने बनाया, और आज तक हम उसको अपनी कंट्री में क्यों फॉलो कर रहे हैं, एंड ऑल दोज थिंग्स. सो हेयर यू ऑल ऑफ यू स्टडीड दैट वाई constitution is important for us, what is the constitution, and the important things of the constitutions I told you, and I also told you the key features of the constitution. At the end of this video, I'm giving you some of the value based questions. You have to note down these questions in any of the notebook, whatever you feel comfortable. First one is the what is federalism. Second, name the fundamental rights. Third, what is secularism. Fourth, what are the key features of the Indian Constitution. And fifth one, write a note on the Indian Constitution. I hope all of you got my points over here, whatever I have explained here. And if you have any kind of problem, please feel free to give your views. Please do like, comment and subscribe the channel also, so that I can got your feedbacks, and please give your suggestion how can I improve my videos more. So thank you everyone.